4.5 अरब साल। सोचकर ही दिमाग घूम जाता है ना। ये इतना लंबा समय है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन यही यही कहानी है हमारे घर की, हमारी पृथ्वी की। ये एक ऐसी कहानी है जो आग और धूल के तूफान से शुरू हुई और आज इस खूबसूरत नीले ग्रह तक पहुंची है। और जानते हैं, ये सिर्फ धरती की कहानी नहीं है, ये हमारी भी कहानी है, क्योंकि हम सब इसी अविश्वसनीय सफर का हिस्सा। तो सवाल यही है, आग और चट्टानों का वो दहकता हुआ गोला आखिर हमारा ये हरा भरा घर बना कैसे? यही वो सवाल है जो हमें इस पूरे सफर पर लेकर जाएगा। हम साथ मिलकर टाइम में पीछे चलेंगे, उन घटनाओं को देखेंगे, उन प्रक्रियाओं को समझेंगे जिन्होंने एक बंजर दुनिया को एक ऐसे ग्रह में बदल दिया जहां जिंदगी सांस ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं वक्त का ये शानदार सफर। अब कोई सोच सकता है कि पृथ्वी की कहानी पृथ्वी से ही शुरू होगी, लेकिन नहीं। हमारी कहानी असल में शुरू होती है एक तारे के जन्म से, हमारे अपने सूरज के जन्म से। पृथ्वी की कहानी को समझने के लिए हमें पूरे सौरमंडल की कहानी को समझना होगा। ये समझिए कि एक बहुत बड़ा कॉस्मिक ड्रामा चल रहा है और पृथ्वी उसमें एक बहुत जरूरी किरदार है। तो सब कुछ शुरू हुआ एक बहुत बहुत बड़े बादल से, धूल और गैस का एक घूमता हुआ बादल जिसे हम सोलार नेबुला कहते हैं। और ये बना किससे था? पुराने मर चुके तारों की राख से। मतलब ये एक तरह का कॉस्मिक रिसाइकलिंग था, जहां एक तारे की मौत नए जीवन की शुरुआत बनती है। इसी धूल और गैस के बादल में हमारे पूरे सोलर सिस्टम के बनने का राज छिपा था। लगभग 4 अरब साल पहले इस शांत बादल में अचानक एक हलचल हुई। हो सकता है पास में कोई सुपरनोवा फटा हो, जिसकी शॉकवेव से ये बादल अपने ही वजन के नीचे सिमटने लगा। और जैसे जैसे ये सिकुड़ता गया, इसके सेंटर में दबाव और गर्मी बढ़ती गई और फिर एक धमाका, एक नए तारे का जन्म हुआ। हमारा सूरज। उसने जलकर हमारे सौरमंडल के दिल को रोशन कर दिया। सूरज के बनने के बाद जो भी धूल और चट्टानें बची, उनसे बने ग्रह, और उन्हीं में से एक थी हमारी पृथ्वी। लेकिन जरा रुकिए, उस वक्त की पृथ्वी आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। सोचिए, एक आग का गोला, एक ऐसी हिंसक और उथल-पुथल वाली जगह जिसे हम हेडियन युग कहते हैं। सचमुच ये किसी नरक से कम नहीं था। ये पृथ्वी का बचपन था और ये बहुत ही तूफानी गुजरा। सबसे पहले तो धूल और चट्टानें एक दूसरे से टकरा कर जुड़ती रहीं और हमारा ग्रह बना। फिर हुई एक जबरदस्त टक्कर, इतनी बड़ी कि उससे हमारा चांद बन गया और हमारा ग्रह हमेशा के लिए बदल गया। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद भी करोड़ों सालों तक पृथ्वी पर एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स की मानो बारिश होती रही। हमारा ग्रह लगातार एक कॉस्मिक शूटिंग रेंज बना हुआ था। हाँ, तो चांद कैसे बना? ये कमाल की कहानी है। जो सबसे मजबूत थियरी है उसे कहते हैं जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस। जरा कल्पना कीजिए, मार्स के साइज का एक पूरा का पूरा प्लैनेट, जिसका नाम वैज्ञानिकों ने थिया रखा है, वो आकर हमारी नई नई बनी पृथ्वी से सीधा टकरा गया। ये एक ऐसी टक्कर थी जिसने हमारे ग्रह की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए लिख दी। और इस टक्कर के नतीजे बहुत बहुत जबरदस्त थे। इतनी ज्यादा एनर्जी निकली कि पूरी की पूरी पृथ्वी पिघलकर लावा के एक समंदर में बदल गई। पृथ्वी का जो पहला एटमॉस्फेयर था वो अंतरिक्ष में उड़ गया। और सबसे जरूरी बात, इसी टक्कर ने पृथ्वी की धुरी को 23.5 डिग्री पर झुका दिया। और इसी झुकाव की वजह से आज हमें अलग अलग मौसम देखने को मिलते हैं। मतलब उस एक घटना ने हमारे ग्रह को वो शक्ल दी जो आज है। और हाँ, टक्कर से जो मलबा अंतरिक्ष में बिखरा था, उसी से हमारा प्यारा चांद बना। तो उस भयानक टक्कर और लगातार हो रही बमबारी के बाद आखिरकार पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी। और ये हमारे ग्रह की कहानी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडी हुई, जिंदगी के लिए सबसे जरूरी 2 चीजें बननी शुरू हुईं, एक एटमॉस्फेयर और पानी। देखिए, पृथ्वी का जो पहला एटमॉस्फेयर था ना, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसें थीं, वो ज्यादा देर टिक नहीं पाया। सूरज की तेज हवाओं ने उसे उड़ा दिया। लेकिन दूसरा एटमॉस्फेयर, वो पृथ्वी के अंदर से निकला। हमारे ग्रह के अंदर जो ज्वालामुखी थे, वो इंजनों की तरह गैसें बाहर फेंक रहे थे। वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इनसे एक नया घना एटमॉस्फेयर बना, जिसे पृथ्वी की ग्रेविटी पकड़ कर रख सकती थी। और इस नए एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर यानी पानी की भाप बहुत ज्यादा थी।
तो जैसे ही पृथ्वी की सतह बस थोड़ी सी ठंडी हुई, ये सारी भाप पानी बनकर बरसने लगी। और ये कोई आम बारिश नहीं थी। सोचिए, एक ऐसी मूसलाधार बारिश जो लाखों लाखों सालों तक चलती रही। इसी बारिश ने धरती के सारे गड्ढों को भर दिया और दुनिया के पहले महासागर बनाए। आग और चट्टान का वो गोला अब एक पानी की दुनिया बन रहा था। तो ठीक है, अब हमारे पास एक चट्टानी ग्रह है, उस पर एक एटमॉस्फेयर है और पानी के बड़े बड़े महासागर भी हैं। स्टेज पूरी तरह से तैयार था। लेकिन अब कहानी का सबसे बड़ा, सबसे रहस्यमयी हिस्सा शुरू होता है। बेजान केमिकल से जिंदगी कैसे पैदा हुई, ये वो सवाल है जिसने सदियों से बड़े बड़े वैज्ञानिकों को उलझा रखा है। वैज्ञानिक इसे एबायोजेनेसिस कहते हैं। देखिए, कोई भी पक्के तौर पर नहीं जानता कि ये हुआ कैसे, लेकिन जो थ्योरी है वो कुछ ऐसी है। उस समय के गर्म केमिकल से भरे समंदर में, जिसे प्राइमोर्डियल सूप भी कहते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर बड़े और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाने लगे। और फिर जैसे कोई कॉस्मिक लॉटरी लग गई हो, एक ऐसा मॉलिक्यूल बन गया जो अपनी कॉपी बना सकता था। बस यही थी जीवन की पहली चिंगारी। और जब इन कॉपी बनाने वाले मॉलिक्यूल्स ने खुद को एक झिल्ली के अंदर बंद कर लिया, तो दुनिया की पहली सेल यानी कोशिका का जन्म हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 3.8 अरब साल पहले इस ग्रह पर जिंदगी शुरू हो चुकी थी। पर इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? आज धरती पर मौजूद हर एक जीव, चाहे वो एक छोटा सा बैक्टीरिया हो, एक विशाल पेड़ हो या हम इंसान, हम सबका एक कॉमन पूर्वज था। वैज्ञानिक इसे लूका यानी लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर कहते हैं। जी हाँ, हम सब एक तरह से दूर के रिश्तेदार हैं। अरबों सालों तक जिंदगी बहुत सिंपल थी, बस छोटे छोटे माइक्रोब्स थे। लेकिन फिर इन्हीं छोटे जीवों में से एक ने कुछ ऐसा करना शुरू किया जिसने इस ग्रह को हमेशा के लिए बदल डाला। उन्होंने एक ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट बनाना शुरू किया जो दुनिया को एक नई शक्ल देने वाला था। एक ऐसा तोहफा जो एक जहर भी था। इसे कहते हैं द ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट। ये एक क्रांति थी जिसे छोटे छोटे माइक्रोब्स ने शुरू किया था। साइनोबैक्टीरिया नाम के इन जीवों ने फोटोसिंथेसिस करना सीख लिया, मतलब सूरज की रोशनी से एनर्जी बनाना। और इस प्रोसेस में एक बाय प्रोडक्ट निकलता था, ऑक्सीजन। धीरे धीरे इन्होंने पहले समंदर को और फिर पूरे एटमॉस्फेयर को ऑक्सीजन से भरना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ एक पेंच था। उस वक्त धरती पर मौजूद ज्यादातर जीवों के लिए ऑक्सीजन एक जहर था। ऑक्सीजन का लेवल जैसे जैसे बढ़ा, उसने इस ग्रह का पहला और सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन यानी सामूहिक विनाश कर दिया। ये कितनी बड़ी विडंबना की कि जिंदगी अपने ही एक आविष्कार की वजह से खुद को ही खत्म करने पर तुली थी। लगभग 2 अरब साल पहले आखिरकार एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल हमेशा के लिए बढ़ने लगा। ये एक नए दौर की सुबह थी और जिन जीवों ने इस नए खतरनाक माहौल में जीना और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना सीख लिया, उनके लिए संभावनाओं की एक पूरी नई दुनिया खुल गई। ऑक्सीजन ने सचमुच सब कुछ बदल दिया। इसकी वजह से एरोबिक रेस्पिरेशन मुमकिन हुआ, यानी एनर्जी पैदा करने का एक कहीं ज्यादा एफिशिएंट तरीका, जिससे बड़े और कॉम्प्लेक्स जीव बन सके। इसी ने ऊपर एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर बनाई, एक ऐसी ढाल जिसने हमें सूरज की खतरनाक यूवी किरणों से बचाया। और इसी ओजोन लेयर की वजह से जिंदगी पानी से बाहर निकलकर जमीन पर कदम रख पाई। अब दुनिया में ऑक्सीजन थी, ग्रह भी पहले से ज्यादा शांत था। और अब इवोल्यूशन ने रफ्तार पकड़ ली। सिंपल एक सेल वाले जीवों से कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर जीव बनने लगे। और फिर हुआ जीवन का एक ऐसा विस्फोट जिसने इस धरती को उस अविश्वसनीय बायोडाइवर्सिटी से भर दिया जो आज हम अपने चारों ओर देखते हैं। जैसे कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन में अचानक जानवरों के सारे बड़े ग्रुप सामने आ गए। करोड़ों साल बाद जिंदगी ने जमीन पर पैर रखे। फिर डायनासोर्स आए और 15 करोड़ साल से भी ज्यादा तक इस धरती पर राज किया, जब तक कि एक एस्ट्रॉयड ने उनकी कहानी खत्म नहीं कर दी। और इस पूरी विशाल टाइमलाइन के बिल्कुल आखिर में सिर्फ 2 लाख साल पहले हम आए, हम इंसान। इस सदियों पुराने नाटक में हम बस नए नए कलाकार हैं। 4.5 अरब साल, ज्वालामुखी, टक्करें, बर्फ के युग और जिंदगी की कभी हार न मानने की जिद। इस ग्रह ने क्या कुछ नहीं देखा है। और अब इसकी कहानी का नया चैप्टर एक ऐसी स्पीशीज लिख रही है जिसके पास खुद इस ग्रह को बदलने की ताकत है। ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इस लंबी और शानदार कहानी का अगला पन्ना क्या होगा? इसका जवाब अब हमारे हाथों में है।